हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि A76 आइसबर्ग को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था डूम्सडे ग्लेशियर को लेकर के। तो डूम्सडे ग्लेशियर को अगर हम मैप में व्यू करें तो अंटार्कटिका के एक पार्ट के रूप में डूम्सडे ग्लेशियर, जिसको थ्वार्ट्स ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर लोकेटेड है। आप सभी को पता है अंटार्कटिका हमारे ग्लोबली लेवल पर या फिर अर्थ लेवल पर अगर हम व्यू करें तो हमारा साउथ पोल के रूप में एग्जिस्ट करता है अंटार्कटिका। आप प्रेजेंट टाइम में अगर हम आईपीसीसी की रिपोर्ट देखें या अदर रिपोर्ट्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि रेगुलर जो क्लाइमेट चेंज है वो रेगुलर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट रेगुलर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इसका इफेक्ट हमारे साउथ पोल पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो ग्लेशियर पार्ट है उसके अदर पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं और सी लेवल में जो सी एरिया है वहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो थ्वार्ट्स ग्लेशियर है वो भी धीरे धीरे यहाँ से खिसक रहा है, अपने आप को स्लाइड कर रहा है। इसकी वजह से ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है कि अगर इस ग्लेशियर के हम साइज की बात करें तो साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज है और जैसे जैसे यहाँ पर अगर ये वार्म वाटर के कांटेक्ट में आता है ये ग्लेशियर, जिसकी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस ग्लेशियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इसीलिए थ्वार्ट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ओके तो इस ग्लेशियर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स और ये भी हमने जाना कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हमारी अर्थ को इफेक्ट कर रहा है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पाकिस्तान को लेकर के हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके की इशू बने हुए हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया, अपोजिशन पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में उसके पास में मेजोरिटी नहीं है, तो उन्होंने नो ट्रस्ट मोशन लाने की कोशिश की। अब इसको लेकर के वहाँ के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने बोला कि आपने जो भी प्रोविज़न रखे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं और फॉरेन कंट्रीज से बायस्ड हैं। इसके बेसिस पर उनके नो ट्रस्ट मोशन को कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि जल्दी ही नए इलेक्शन यहाँ पर होंगे और दोबारा से नई गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं उस इश्यू को और सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को ये डिसीजन दिया था कि 9 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होगी नो ट्रस्ट मोशन को लेकर के। इस तरीके से आप अचानक से कैंसिल नहीं कर सकते हो और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको तो आपने पावर ही नहीं दी कि गवर्नमेंट अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने की। ओके अब इसको लेकर के वहां पर डिस्कशन हुआ 9 अप्रैल, कल 9 अप्रैल थी, उसमें वोटिंग स्टार्ट हुई। जैसे ही वहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हुई वहाँ के जो पार्लियामेंट के स्पीकर थे उसके बाद में डिप्टी स्पीकर ने टाइम टू टाइम अपना रेजिग्नेशन दिया, जिसकी वजह से जो वोटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हुई। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली है कि देखो जब रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू क्रिएट हुए थे तो उसको लेकर के अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में डिस्कशन किया था और उनसे ये बोला था कि हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं तो पाकिस्तान अपने जो रिलेशन है वो रशिया के साथ में मेंटेन करके ना रखे। ये स्टेटमेंट देने का उनका बेसिक पॉइंट ये था कि जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसको फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं और ये जो नो ट्रस्ट मोशन है जिसको लेकर के बोला गया था कि फॉरेन कंट्रीज से बायस्ड है, तो इसका बताने का बेसिस भी उनका ये था कि ये जो नो ट्रस्ट मोशन है इसमें भी फॉरेन कंट्रीज़ ने उनको सपोर्ट किया है, तभी जाकर के नो ट्रस्ट मोशन जो है वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ में या हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ में लाने की कोशिश की जा रही है। ओके तो इसके ये स्टेटमेंट देके उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के जो पीपल है उनको डिसाइड करना है कि उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के साथ में, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के साथ में रहना है या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री से बायस्ड जो गवर्नमेंट बनाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है, उसके साथ में अपना जो लाइफ है उसको स्पेंड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत बायोटेक ने वैक्सीन की जो प्राइजेज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कम किया है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि यूएस के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह इंडिया के विजिट पर थे और उन्होंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली इंडिया के तरफ एक तरीके से इंडिकेशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि रशिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए हैं, अगर कोई भी कंट्री उनके साथ में रिलेशन मेंटेन रखती है या उन सैंक्शंस के खिलाफ में जाकर के भी ट्रेड रिलेशन मेंटेन रखे जाते हैं तो उनके खिलाफ में, उन कंट्रीज़ के खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये बोला गया कि वो जो मैसेज था वो इंडिया को एक वार्निंग देने का था, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक बात बोली है कि इंडिया को वार्निंग देने का जैसा कोई मैसेज नहीं था, हम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि पूरे ग्लोबली लेवल पर सभी जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ इकट्ठे हों, कोऑपरेशन अपना शो करें, ताकि रशिया जो है जिस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट की है यूक्रेन के ऊपर, वो सारी एक्टिविटीज़ को वो विड्रॉ करके डिस्कशन के पॉइंट के ऊपर सामने आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो बीएसएफ जो है उसकी एक कुछ पर्सनल जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कुछ पर्सनल जो हैं वो ओडिशा में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है ओडिशा का एलिट एंटी नक्सल फोर्स का, उसके साथ में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होगा। तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जम्बोज हैं मींस एलिफेंट जो हैं वो उनके पीछे उनके बीच में क्लैश देखने को मिलता है, मतलब आर्मी पर्सनल और जो जम्बोज हैं उनके बीच में क्लैश देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बीएसएफ के 6 पर्सनल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो आप सभी को पता है ये जो एलिफेंट जो कन्फ्लिक्ट है वो तो अगर हम देखें ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन थी, लेकिन टाइम के साथ में जैसे जैसे जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो एक तरीके से वो ह्यूमन वाले एरिया में या फिर अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाले एरिया में उनकी एंट्री होने लग गई है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो रहा है और फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो वो तो बाहर तो कहीं निकलेंगी। इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हमें ये देखने को मिलते हैं और एक मेजर कन्फ्लिक्ट है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत सारे एलिफेंट की डेथ दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट पॉइंट है जिसको लेकर के गवर्नमेंट को बार बार गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश भी करती है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, ये कुछ मेजर इशू हैं जिनको सोल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पर बीएसएफ की बात की गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर मिलती है उसको सिक्योर करने का काम करती है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक पार्ट है बीएसएफ। 1965 में जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो 1 दिसंबर 1965 को हमारी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बीएसएफ को बनाया गया था। अगर हम बात करें तो सीएपीएफ में एकमात्र अकेली बीएसएफ ऐसी है जिसके पास में वाटर विंग भी है, एयर विंग भी है और आर्टिलरी रेजिमेंट भी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है। इसका जो मोटो है वो आपको ध्यान में रखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीएसएफ का मोटो क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और उस पिटीशन में ये क्वेश्चन किया गया था कि देखो जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी सभी जो पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से जो लोग होते हैं उनको वायदे करते हैं कि इतनी जॉब देंगे, इतना पैसा देंगे, ये सब कुछ देंगे। तो इसको लेकर के पिटीशन दायर होगी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली आप करप्शन के बेसिस पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब लोगों को लुभाया जा रहा है ऐसी ऐसी बातें रख करके, और फिर जब वो गवर्नमेंट बनती है तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर वर्क हुआ, किन किन पॉइंट्स के ऊपर काम किया गया, इन सभी को लेकर के वो गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो जो पार्टीज़ है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। एक गवर्नमेंट बनने के बाद में वो किन किन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम कर रही है वो हमारा काम नहीं है। उस तरीके से किसी भी पार्टी को जो हमने रिकॉग्निशन दी रखी है उसको रिमूव करना हमारा काम नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि हम पार्लियामेंट के बेसिस पर या फिर लेजिस्लेचर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सभी अगर कोऑपरेशन के थ्रू वर्क करें तो इसका एक रिजल्ट निकल करके आ सकता है कि जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर मैनिफेस्टो रखा गया है उन पॉइंट्स के ऊपर अगर वर्क नहीं किया गया तो वो जो पार्टीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। ओके, तो उनकी लेकर के जब उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाएगी तभी जा कर के जो पार्टीज़ हैं वो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेंगी, उन्हीं पॉइंट्स को रखेंगी जिनके ऊपर वो वर्क कर सकती हैं।
तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसको फॉर्म किया गया था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब हमारा जो ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके बारे में बताया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिसेज हैं इनके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। आप सभी को पता है हमारे जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाती है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो गुजरात के केवड़िया में मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी, जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। प्रेसिडेंट ने ये बोला कि जो मीडिएशन का जो फॉर्म है, मीडिएशन का जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स को सोल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मीडिएशन है वो एज ए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टूल के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। हमारे जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब कि एक जुडिशियल प्रोसीजर के तहत किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इसके बेसिस पर हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करना चाहिए, जिससे जो जुडिशियल लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा और ऐसे मिलियंस लोग जिनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेज हैं उनको लीगल प्रोसीडिंग के बजाय में अदर तरीके से उनको जस्टिस दिया जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात उन्होंने रखी है कि एडीआर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर, इसके बेसिस पर जो हमारा लीगल प्रोसीजर है उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब इजीली हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है लोगों को न्याय भी मिले, जस्टिस भी मिले और उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है वो भी ना हो। इस तरीके के प्रोसीजर के ऊपर हमारे जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने ये इंपॉर्टेंट बात बोली है। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट में हिंदी लैंग्वेज को एक कंपलसरी के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसको लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसमें बोला गया है, वहाँ पर एक जो स्मॉल जो पार्टीज़ हैं या ग्रुप हैं उन्होंने भी बोला है कि आसाम का जो भी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो आसामीज़ लैंग्वेज है उसको हटा करके हिंदी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से उनका जो कल्चर है या उनकी जो लैंग्वेज है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके खिलाफ में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 10 पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले तो कोविड की जो वैक्सीन है थर्ड डोज के बारे में जो हमने कल डिस्कस किया उसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ये बोला है कि आपने एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी आपकी पॉलिसी आपने बनाई है। जब इनसे ये पूछा गया कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है तो उन्होंने बोला कि आपने प्राइवेट सेक्टर को ये अप्रूवल दिया है कि थर्ड डोज जाकर के आप जो बूस्टर डोज है वो जाकर के वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। मतलब जिसके पास मनी है वो थर्ड डोज इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, जिसके पास मनी नहीं है वो थर्ड डोज को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को लेकर के है। आप सभी को पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है। तो इसमें जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसमें जो एक्सेसिबिलिटी है वो उसको इम्प्रूव किया जा रहा है और सभी लोगों के लिए ईजीली यहाँ पर जो है वो अवेलेबिलिटी हो पाएगी। ये आर्टिकल है होम मिनिस्ट्री जो है वो लश्कर ए तैयबा के जो चीफ हैं उनका बेटा को टेररिस्ट के रूप में उन्होंने डेजिग्नेशन दी है और ये डेजिग्नेशन उन्होंने UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो है उसमें 2019 में जो चेंज किया गया था उसी के बेसिस पर ये दिया गया है। 2019 में UAPA एक्ट में जो चेंज किया गया था उसमें बोला गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेशन दे सकती है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि भाई वो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में वो ग्रुप इन्वॉल्व रहता हो या टेररिज्म को इंक्रीज कर रहा हो, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा हो, खुद को टेररिज्म में इन्वॉल्व कर रखा हो, तभी जा करके उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी और एक ग्रुप के लेवल पर भी डिक्लेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर
आप सभी को पता है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई, तो उसको लेकर के अर्णब घोष जो सीईओ हैं काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर को लेकर के, ओके, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरीके से हम वर्क करेंगे, तो उन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कम करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के ये जो इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, या ये श्रीलंका का इशू है, यहाँ पर रेगुलर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। देखो 2009 में जब सिविल वॉर से बाहर आया था श्रीलंका, तब उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट इन जिन पॉइंट्स के ऊपर उनको ध्यान दिया जाना चाहिए था, उन्होंने ये फोकस किया कि हमारे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने में कम फोकस किया, और इसी की वजह रही कि वो हर अपने बेसिक नीड्स के लिए अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये रीजन रहा। हालांकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो कोविड की वजह से या उससे पहले 2019 में संडे ईस्टर जो बॉम्बिंग्स वहाँ पर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कम हुआ, और इसकी वजह से ही ये सारे इश्यूज वहाँ पर क्रिएट होने लग गई, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी है नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए उनको बाहर से मंगवाना है, वो बाहर जो है वो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो हैं वो कम कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गया। उनका जो एक तरीके से जो उनके फॉरेन रिजर्व हैं, फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गए, मनी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो रेगुलर उन्होंने अपनी बात रखी है कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा है वो हम चाहते हैं कि रेगुलर बना रहे, और कंटिन्यू उसमें डिस्कशन होकर के एक पॉइंट्स के ऊपर या कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर ये जो क्लियरली ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर। आज संडे है और आप सभी को पता है आज साइंस पेज आता है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो ये बताया गया है, देखो ओजोन के बारे में कुछ रिसर्च हुआ है कि ओजोन जो है उसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ओजोन का अगर लेवल हमारे अपर लेवल पर क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में, या लोअर लेवल पर अगर दोनों ही जगह उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो हमारी अर्थ का जो वाटर है उसकी वार्मिंग जो है वो 1/3 तक और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है। सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि 1966 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी फैंटास्टिक वॉइस। इसमें एक साइंटिस्ट का ग्रुप था और उन्होंने ब्लड स्ट्रीम को यूज़ करते हुए एक पर्सन का जो ब्लड क्लॉट होता है उसके ब्रेन में, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ब्लड वेन्स जो हैं उनके थ्रू जो भी ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अब सेम इसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो रियलिस्टिक लाइफ में किया है साइंटिस्ट ने, कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो माइक्रो स्विमर्स हैं, मतलब जो ड्रग्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा ब्लड वेन्स के थ्रू, उनको जो टारगेटेड एरिया है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और फिर उसको वहाँ पर ड्रग डिलीवरी उस इन्फेक्टेड एरिया पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसको ईजीली सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 FAQ पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसको लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आईपीसीसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया गया है कि जल्द ही हमारा जो टेम्परेचर है, अगर इसी तरीके से एमिशन होता रहा तो 2 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वैसे हमने टारगेट लिया था कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से अगर हम कंपेरिजन करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमें ग्लोबली लेवल पर क्या करना होगा, हमें 3 अलग अलग स्ट्रेटजी डिसाइड करनी होगी। उन स्ट्रेटजी में हम 2030 तक के टारगेट ले सकते हैं, 2050 तक के टारगेट ले सकते हैं और 2100 तक के टारगेट ले सकते हैं। और इन टारगेट्स को फिर टाइम के अकॉर्डिंग हम टाइम बाउंडिंग नेचर में इसको कंप्लीट करें, और जब उनको कंप्लीट करेंगे तो जो इशू हैं वो कम से कम होंगे। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ग्रीन हाउसेज गैसेज का जो एमिशन है वो 2010 से 2019 के टाइम में एमिशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 1850 के बाद से ही CO2 का जो एमिशन है वो रेगुलर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 2010 से 2019 का जो टारगेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एमिशन देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर एमिशन होता रहा तो टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस तक ईजीली इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हमने मिटिगेशन नहीं किया तो। अब इसमें क्या इशू है, इशू यही है कि हमें अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर अपने को रिलाई करना होगा। अब इंडिया की बात की गई है कि भाई इंडिया के लिए क्या चीज़ें हैं।
आप सभी को पता है। तो इंडिया में जो कोल है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इंडिया को अल्टरनेट ढूंढना होगा। जो भी कोल यूज़ किया जाता है उसको हमें ख़त्म करना होगा। 2070 तक का हमने टारगेट लिया है नेट जीरो एमिशन का, तो उसको अगर हमें अचीव करना है तो हमें कोल का जो यूज़ है या फिर जो न्यू कोल प्लांट्स जो हैं उनकी ओपनिंग के ऊपर एक वार्निंग के रूप में उनको देखना होगा कि उनकी ओपनिंग कम से कम हो। अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे ग्लोबली लेवल पर अगर हम देखें तो पूरे ग्लोबली लेवल में 10% जो है वो इंडिया से पार्टिसिपेशन है। ओके, और 211 गीगावाट एनर्जी जो है वो हम कोल से जनरेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कोल प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने की कगार पे हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट को क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो एमिशन है कम करना है, कोल प्रोजेक्ट जो हैं उनके ऊपर अपना रिलाई कम करना है। इसके अलावा जो भी अल्टरनेट फ्यूल्स हैं उनसे हमें एनर्जी गेन करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोविड का नया XE वेरिएंट को लेकर के है। अभी हमने देखा कि बॉम्बे में क्लियर किया गया कि XE वेरिएंट का हमें इन्फेक्टेड पर्सन मिला है, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इसको डिसाइड किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि जब भी इस तरीके के आपको वेरिएंट देखने को मिले तो आप इसको लेकर के रिकॉग्निशन प्रोवाइड करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उनकी जो फिर एक तरीके से जो भी प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करके इस वेरिएंट का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। देखो ये जो वेरिएंट है सबसे पहले यूके में मिला, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पर्सन जो है एक टाइम 2 अदर वेरिएंट से जब इन्फेक्टेड हुआ तो उसकी बॉडी में ही जो सेल्स हैं उसमें म्यूटेशन देखने को मिला, और इसकी वजह से ये नया वेरिएंट जनरेट हुआ। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मुला पेरियार डैम को लेकर के है। मुला पेरियार डैम हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो पैनल है उसमें कुछ चेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तमिलनाडु और केरला से, इन दोनों की तरफ से, दोनों स्टेट की तरफ से यहाँ पर कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट भी इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि डैम सेफ्टी एक्ट जो बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चेंज होंगी या जो नई कमेटी बनेगी, जब तक वो रियलिस्टिक वे में अपना वर्क करना स्टार्ट नहीं करती थी, जब तक ये सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो रेगुलर यहाँ पर वर्क करती रहेगी मुला पेरियार डैम को लेकर के। मुला पेरियार डैम आप सभी को पता है केरला का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है, 126 साल पुराना है। तमिलनाडु जो है इसको मेंटेन करता है, इसको ऑपरेट करता है, और उसके पास में जो डोमिनेंस है वो तमिलनाडु का है। कुछ टाइम के बाद में इसमें को लेकर के इशू क्रिएट हुआ, सबसे पहले 1979 में। इसमें जो वाटर स्टोरेज जो पावर है, कैपेसिटी है, उसको लेकर के केरला ने ये बोला कि इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को कम किया जाए। पहले 152 फीट तक यहाँ पर वाटर स्टोरेज किया जाता था, लेकिन बाद में 36 फीट तक इसकी वाटर स्टोरेज को लेकर के केरला ने बोला। 2006-2014 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के डिस्कशन किया, क्योंकि केरला ये चाहता है कि देखो ये काफ़ी पुराना डैम है और केरला में काफ़ी लैंडस्लाइड के इशू भी देखने को मिले हैं। हालांकि मुला पेरियार डैम वाला जो रीजन है वहाँ पर लैंडस्लाइड के इशू नहीं देखने को मिले, लेकिन केरला को ये अंदेशा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एरिया है, यहाँ पर भी ये इशू हो सकते हैं। तो ये काफ़ी ओल्ड डैम हो गया है, इसको तो रिप्लेस किया जाए, इसकी जगह एक नया डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए। ओके, और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो डैम है इसको भी एक अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाए, इसको लेकर के कंसर्न है। लेकिन तमिलनाडु को इसके वाटर का यूज़ तमिलनाडु इरिगेशन में, ड्रिंकिंग वाटर में करता है। तमिलनाडु को लगता है कि अगर वाटर स्टोरेज कम करेंगे तो हमारे यहाँ जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होंगे। तो इसी को लेकर के तमिलनाडु और केरला में एक क्लैश देखने को मिलता है। ओके, तो नया जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसको लेकर के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कि वाटर की जो हमारी पावर है उसमें एनक्रोच कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके के जो डैम जो इनको लेकर के कन्फ्लिक्टेड है उनको रिव्यू करना, उनको मेंटेन करना, इन सभी को रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेजेडी क्रिएट हो सकती है। अगर यहाँ पर कुछ कोलैप्स देखने को मिलता है तो ट्रेजेडी क्रिएट हो सकती है। तो इसी के बेसिस पर न्यू डैम सेफ्टी एक्ट में यहाँ पर कोशिश की गई है कि सेंट्रल लेवल पर भी कुछ कमेटी बनाई जाएंगी और स्टेट लेवल पर भी कमेटी बनाई जाएंगी, फिर उनका कोऑपरेशन होगा, कोलैबोरेशन के थ्रू ये जो न्यू डैम सेफ्टी एक्ट जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर के, इसका जो बेसिक प्रोविज़न है वो तो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये जो रिजल्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया
यहाँ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि भाई आप इलेक्शन कब तक करवा दोगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि हम तो 5-6 महीने पहले से इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में। तो इसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतने लंबे समय तक जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप बोल रहे हो कि इमरान खान एक केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में आप वर्क कर लेंगे, तो इतने लंबे समय तक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो वर्क नहीं कर सकती। ओके, तो इसके लेकर के उन्होंने बोला है कि देखो ये जो भी प्रोसीजर है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बेसिस पर, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बेसिस पर वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो टर्म है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उसको डिस्पेंस करने की कोशिश की है। लीगल एक्सपर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया कि अगर हम वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 3 महीने से ज़्यादा तो जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट रह नहीं सकती, और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हम 5-6 महीने पहले इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, तो ये तो गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है उनके खिलाफ में है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी क्या होता है, तो यूके और फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि जब कुछ चीज़ें जो अनलॉफुल होती हैं लेकिन उनको नेसेसिटी के बेसिस पर लॉफुल बनाया जाए तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। मतलब ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, वैसे अनलॉफुल है वो एक्टिविटी, लेकिन ज़रूरत है इसलिए आप उसको लॉफुल बना रहे हो, कानून के अकॉर्डिंग बना रहे हो, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। तो ये जो टर्म है इसके बारे में बताया गया है। वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने पहली बार इस तरीके का डिसीजन नहीं दिया है, पहले भी इस तरीके के जो क्लेसेज हैं वहाँ पर पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।